हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो वी मेट अगेन. क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यूनिट में 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसके हेडिंग लिखते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? देखो, हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी दोनों देखी थी. लिखेंगे उसको. मॉर्फोलॉजी मतलब कौन से ऑर्गन्स, कौन से स्ट्रक्चर्स इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद सारे ऑर्गन्स के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन था जो गैमीट फॉर्मेशन कर रहा था, उसकी क्या फिजियोलॉजी थी, हम लोगों ने ये भी देखी थी. ठीक है, तो एनाटॉमी लिखेंगे. अब हम लोग रिसेंटली में क्या देख रहे थे? हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने कितने ऑर्गन्स का कंप्राइजिंग है? मतलब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उसके नाम लिख लेते हैं. पढ़ हम लोगों ने काफी चीजें ली थी. इसमें है आपके ओवरीज, जो कि क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 in नंबर है. ठीक है. ओवरीज के बाद क्या लिखेंगे अपन लोग? ओवरीज के बाद क्या खुलती है? फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं. ओविडक्ट मतलब क्या होता है कि ओवरीज अपना ओवा किस में रिलीज करती है? फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में. ठीक है, ठीक है. उसके बाद फेलोपियन ट्यूब कितने पार्ट्स में कंप्राइजेस था? पहला पार्ट आएगा आपका फिम्ब्रिए, दूसरा पार्ट है एम्प्यूला, और तीसरा पार्ट है इस्थमस. ठीक है, ये तीनों पार्ट थे. ये शायद लास्ट क्लास में मैं नहीं बता पाई थी आपको. फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं. उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? उसके बाद आपका पार्ट आएगा यूट्रस का. यूट्रस के बाद सर्विक्स, देन आएगा वेजाइना. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? कहां कहां तक पढ़ लिया था? ओवरीज पढ़ ली थी, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट पढ़ लिया था. हम लोग यूट्रस के बारे में बात कर रहे थे, उसको वापस से स्टार्ट करेंगे. यूट्रस क्या है? यूट्रस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वाइटल एंड क्रूशियल ऑर्गन फॉर दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूट्रस में क्या होता है? देखो, ओविडक्ट है, ओवरीज है. सबसे पहले आप ओवरीज को कंसीडर करो. डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ओवरीज हैं. ओवरीज के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है. कैसे होगा वो अपन जब गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे. तो पहले अपन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन अपन लोग oogenesis पढ़ेंगे. ये बात की बात है. तो ओवरीज के अंदर क्या है? आपके ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है. अब ओवा क्या करेगा? ओवरी अपने अंदर जो ओवा है वो रिलीज कर देगी फेलोपियन ट्यूब में. मतलब फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी? उसको ले लेगी, मतलब कैचअप कर लेगी. तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन. उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन. ठीक है. अब ये ओव्यूलेशन हुआ. सपोज करो कि फेलोपियन ट्यूब में ओवा आया और उसी टाइम पे रिप्रोडक्शन के टाइम पर मेल से स्पर्म भी आया. तो ओवा किसके साथ फ्यूजअप हो जाएगा? किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा? स्पर्म के साथ. क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा.
अब ये जायगोट जो बनेगा और इन फ्यूचर अगर जायगोट एम्ब्रियो में भी कन्वर्ट होता है तो ये एम्ब्रियो जाएगा कहाँ? ये एम्ब्रियो आपके यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा। मतलब जो फीटस की ग्रोथ होगी, जो न्यूबॉर्न बेबी बनेगा या निकलेगा, वो कहाँ से निकलेगा? यूट्रस से निकलेगा। ठीक है, तो यूट्रस वैसे शेप में क्या होता है? ऐसा कुछ है, समवॉट ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, पर टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म्स में इन्वर्टेड पियर शेप्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी शेप कैसी है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इन्वर्टेड पियर शेप में क्या है? ये जो आपका यूट्रस है इसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड पियर शेप, जिसका बेस क्या है आपका? ब्रॉड है। बेस क्या है? ब्रॉड है। और नीचे की तरफ आते आते क्या है? अपेक्स क्या है? थोड़ा सा नैरो हो जाता है। ठीक है, यूट्रस में क्या है? ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, किसका? जायगोट का टुवर्ड्स एम्ब्रियो और एम्ब्रियो टुवर्ड्स ऑर्गेनिज्म। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूट्रस इज द ऑर्गन responsible for एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि चलो फेलोपियन ट्यूब में, या आपका फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस किसकी तरफ आता है? यूट्रस की तरफ आता है। तो यहीं पर ही कहीं ओवा किसके साथ फ्यूज हुआ? स्पर्म के साथ। तो जो भी जायगोट बनेगा वो कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा? कहाँ पर आके बैठेगा? कहाँ पर एलोकेट होगा? यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो यूट्रस इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जायगोट to the new organism। ठीक है, to the new organism। अब यूट्रस के अंदर क्या है? देखो, यूट्रस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके अंदर जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है और एक न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है, और यूट्रस से ही न्यूबॉर्न बेबी सर्विक्स और वेजाइना से होकर मदर की बॉडी से बाहर आता है। तो यूट्रस एक तरीके से उस फीटस, मान लो चलो जायगोट फीटस तक कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको नरिशमेंट देगा। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से यूट्रस एक पावरफुल ऑर्गन है, वो आपके न्यूबॉर्न बेबी को क्या कर रहा है? इतना नरिशमेंट और प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसके थोड़े से इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यूट्रस मेंट फॉर uterus meant for protection and nourishment to the zygote, to the developing zygote बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यूट्रस के इनसाइड की अगर आप बात करोगे, अगर इसको वापस से फॉर्म करो आप, मैं लेयर्स बना रही हूं। इंटरनली यूट्रस इज इंकेस्ड बाय या एनवेलप्ड बाय 3 लेयर्स। आउटर से अगर इनर भी चलेंगे
ठीक है। अब ये पहली लेयर हो गई, ये मिडल लेयर हो गई और ये सबसे इंटरनल लेयर हो गई। और जो न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होगा वो कहाँ होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो एक न्यूबॉर्न बेबी कितनी लेयर से इनकेस्ड है यूट्रस के, 3। सबसे बाहर की होगी पेरीमेट्रियम, बीच की होगी मायोमेट्रियम और अंदर की जो आपकी रेडिश कलर की बनाई है वो है एंडोमेट्रियम। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसमें कलर कर देती हूँ ब्लू कलर का। पेरी मतलब बिल्कुल बाहर की, मायो मतलब रिलेटेड टू मसल और एंडोमेट्रियम मतलब सबसे अंदर की। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। यूट्रस हैज 3 layers. Uterus has 3 layers. Named as perimetrium, myometrium और एंडोमेट्रियम। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेरीमेट्रियम के बारे में बात करते हैं। पेरीमेट्रियम का मतलब क्या होता है, सबसे जो आउटर लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर ऑफ यूट्रस होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, मतलब थिन एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। आउटर लेयर कंपोज्ड ऑफ थिन एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद पेरीमेट्रियम से अंदर चलोगे तो कौन सी लेयर आएगी, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर है, पेरीमेट्रियम से अंदर वाली लेयर। मायो का मतलब होता है मसल, ये पेरीमेट्रियम की कंपैरिजन थोड़ी थिक वॉल्ड होती है और स्मूथ मसल्स की बनी हुई रहती है। जैसे मसल्स में आपने पढ़ा होगा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल कौन सी थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को लाइंड करके रखती है। ठीक है, लाइनिंग से क्या होता है, अच्छा स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये मसल अपने हिसाब से ब्रेन से कोऑर्डिनेट करके काम करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे स्केलेटल मसल है, हाथ की मसल है, तो मैं जब चाहे मूवमेंट करवा सकती हूँ, जब चाहे रोक सकती हूँ, मतलब मेरे विल पावर के कंट्रोल में है, वॉलेंट्री एक्शन है। पर स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, यूट्रस एक बहुत इंटरनल वाइटल ऑर्गन है, उसके आसपास जो मसल की कवरिंग होगी उसका नेचर स्मूथ मसल होगा, वो इनवॉलेंट्री नेचर की है, अपने हिसाब से काम करती है और क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम। यहाँ पर मसल को देने का रोल क्या है, देखो अब फिर से आप लॉजिक लगाओ। देखो अगर न्यूबॉर्न बेबी को बाहर निकालना है तो यूट्रस को एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल्स। ठीक है, तो जब भी डिलीवरी का टाइम आता है, पार्चुरेशन का टाइम आता है, तो ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं और इजीली डिलीवरी को क्या करवाती हैं, प्रोविजन देती हैं उसको। तो इसको लिख लेते हैं। मायोमेट्रियम क्या है, मसल्स के कारण क्या होगा, ये लेयर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। लेयर इनर टू पेरीमेट्रियम, thick walled
and composed of smooth muscle. And composed of smooth muscle. ठीक है, should I rub this portion? अब तीसरी लेयर कौन सी आती है, जो सबसे इंटरनल लेयर होगी, जो एकदम न्यूबॉर्न डेवलपिंग या जो डेवलपिंग फीटस है उसको फेस करेगी. तीसरी लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम. तीसरी लेयर कौन सी होती है आपकी, एंडोमेट्रियम. देखो एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम भी थिक वॉल्ड होती है, इनर टू मायोमेट्रियम होती है. और ये वॉल क्या होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज वाई इट इज रेड इन कलर. ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है, वेसल्स होंगी वो ब्लड को कैरी करेंगी, दैट इज वाई इट इज रेड इन कलर. और ब्लड से मतलब क्या है, ब्लड की लेयर डायरेक्टली न्यूबॉर्न बेबी को या फीटस को क्या कर रही है, फेस कर रही है. तो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू आप नरिशमेंट, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन क्या करवा सकते हो, एंडोमेट्रियम के साथ करवा सकते हो. तो ब्लड वेसल होने का मतलब क्या है, ब्लड मीन्स इट इज मेंट फॉर नरिशमेंट. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के बारे में क्या लिखेंगे, इनर मोस्ट लेयर, innermost layer composed of blood vessels so red in color, ठीक है. उसके बाद ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ये एक और चीज का सिग्निफिकेंस प्ले करती है हमारी बॉडी में, खासकर ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली फीमेल्स की बॉडी में. शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, शेडिंग ऑफ एंड, सपोज करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवरीज ने ओवा छोड़ा फेलोपियन डक्ट में, फेलोपियन डक्ट ने वेट किया स्पर्म का और स्पर्म नहीं आया, तो क्या इम्प्लांटेशन नहीं होगा ओवा का, होगा. सिर्फ ओवा का इम्प्लांटेशन होगा, वो जाइगोट के फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है, तो ओवा का इम्प्लांटेशन हो जाएगा. ओवा क्या है, यहाँ पर डेड ओवा है, फर्टिलाइज्ड ओवा है. इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. तो हर मंथ ये ओवा एंडोमेट्रियम की लाइन को शेड करके फीमेल की वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है, बाहर निकलता है. दिस विल इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करती है एक्सक्लूसिवली फीमेल्स में. ठीक है, तो इसको लिखते हैं कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, सो रेड इन कलर. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके फंक्शंस लिख सकते हो, मेंट फॉर नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट. अगर जाइगोट है तो नरिशमेंट का काम करेगी, जाइगोट नहीं है, डेड ओवा है, तो बॉडी से बाहर निकल जाएगी. तो मेंट फॉर नरिशमेंट to developing zygote, meant for nourishment to developing zygote. ठीक है, और if ova is not fertilized, if ova is not fertilized, then this endometrium, if ova is not fertilized, then this endometrium shade along with ova. Should I rub this portion, shade along with ova. फिर उसके बाद यहाँ लिखती हूँ shades along with ova and comes out from vaginal opening, and comes out from vaginal opening
resulting in menstrual cycle. In females. ठीक है बच्चों, समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई? Should I rub this? Should I rub this portion? अब कौन सा वाला पार्ट है यूट्रस के बाद? सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है? देखो, यूट्रस अपन कह सकते हैं कि यूट्रस कंटिन्यूएशन में है सर्विक्स के। सर्विक्स क्या है? ओपनिंग है। सर्विक्स क्या है? एक छोटी सी ओपनिंग है जो कि वैसे बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर फीमेल जब पार्चुरेशन करती हैं, न्यूबॉर्न बेबी को बॉडी से बाहर निकालती हैं, उस टाइम पर सर्विक्स भी क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। सर्विक्स क्या छोटी सी ओपनिंग है, लेकिन टू मूव आउट द बेबी फ्रॉम द बॉडी, सर्विक्स की ओपनिंग क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्विंग मसल्स, क्योंकि जहाँ पर भी किसी चीज़ को एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंड करना है, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मसल्स की मदद ले सकते हो और कोई बॉडी का पार्ट रिस्पॉन्स। भाई एपिथेलियम स्ट्रेच नहीं होगी, बोन हार्ड है, तो मसल्स में ही तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है, ये वाली बातें। तो सर्विक्स क्या हो जाता है? एक ओपनिंग है जो कि यूट्रस के बिल्कुल नीचे होती है और पार्चुरेशन के टाइम पर ये डायलेट हो जाती है टू ईज द डिलीवरी। इसमें अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी के लेवल पर, हर इस पार्ट का डीप में अपने नीट के पोर्शन में आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन लोग सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स क्या है? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग It is a small opening opens from uterus. It is a small opening opens from uterus it get dilated at the time of parturition. It get dilated at the time of parturition to ease the delivery of newborn baby. To ease the delivery of newborn baby, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स हो गया। सर्विक्स के बाद क्या है? वेजाइना। Should I rub this? वेजाइना क्या है? वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। वेजाइना को क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब क्या है कि फीमेल की बॉडी में जब न्यूबॉर्न बेबी बाहर आने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग से ही आ सकता है। यूट्रस और सर्विक्स की मसल्स क्या करेंगी? थोड़ा फैसिलिएट करेंगी। यूट्रस और सर्विक्स की मसल्स क्या करेंगी? फैसिलिएट करेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से, लेकिन वेजाइना की ओपनिंग क्या करेगी? न्यूबॉर्न बेबी को बॉडी से बाहर निकालेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारी फीमेल की बॉडी के अंदर है। वी आर नॉट एबल टू सी देम, पर वेजाइनल ओपनिंग ऐसी ओपनिंग है जो कि एक्सटर्नली विजिबल भी है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जोड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ इट इज ड्यू टू वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना कैसे कह सकते हैं हम लोग? इसको लिखेंगे कैसे? वेजाइना वेजाइना इज दैट ऑर्गन who is present externally या who is facing externally लिखो। who is facing externally
हु इज फेसिंग एक्सटर्नली, ठीक है। वेजाइना भी एक तरीके से ओपनिंग की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, इन दी फॉर्म ऑफ ओपनिंग, वेजाइना प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ ओपनिंग, it is actually the last part of female reproductive system. Female reproductive system. ठीक है स्टूडेंट्स, should I rub this portion? दूसरी बात क्या है, वेजाइना सिर्फ बर्थ कैनाल की फॉर्म में तो बिहेव करती है, मतलब इट एक्चुअली अलाउ द न्यूबॉर्न बेबी टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है विच इज फेसिंग एक्सटर्नली, वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग, और एक चीज और लिख सकते हैं क्या, अलाउ न्यूबॉर्न या allow the baby to come out from mother's body. दूसरी क्या अलाउ करती है कि जब एंडोमेट्रियम ओवा के साथ शेड होगी, when the monthly menstrual cycle run in the female, तो उस डेड ओवा और एंडोमेट्रियम को बॉडी से कौन बाहर निकालेगा, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो आप वेजाइना को वेजाइनल ओपनिंग भी कह सकते हो, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल्सो अलाउ द रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि फर्टिलाइज्ड ओवा ऐसे नॉर्मल केसेस में नहीं बाहर आएगा वेजाइनल ओपनिंग से, ठीक है। सो ऑल्सो अलाउ द रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवा, ऑल्सो अलाउ द रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवा along with endometrium to remove from the body, to remove from the body, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात थी। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया का मतलब क्या है, रिलेटेड टू वेजाइना एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सटर्नली विजिबल है, जिसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बाकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बॉडी के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर्स, वो जेनाइटल ऑर्गन्स फीमेल के जो एक्सटर्नली फेस करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इट मीन्स दो स्ट्रक्चर्स it means those structures who are collectively, मतलब सब मिलजुल कर it means those structures who are collectively facing the external environment,
ठीक है, हु आर फेसिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और अब कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फॉर्म कर रहे हैं, देखो स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग external genitalia are as follows। पहले हम लोग नाम लिखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाना, सबके बारे में एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, ये हटा दूं स्टूडेंट्स। पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा देती हूं। पहला तो खुद स्ट्रक्चर आएगा वेजाइना, फिर आएगा लेबिया मेजोरा, देन आएगा लेबिया माइनोरा, उसके बाद आएगा हाइमन, देन आएगा क्लिटोरिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या बनाते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटल। समवॉट ऐसा कुछ इसका शेप दिखेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से इंडिकेट करता है, देखो दिस इज योर वेजाइनल ओपनिंग, these are lip like two folds which are called labia majora, और ये जो इंटरनल फोल्ड्स ऑफ स्किन है, ठीक है, जो बिल्कुल वेजाइना से क्लोजली रिलेटेड है, उन्हें क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में एक एक को डीप में पढ़ते चलते हैं। मतलब इसका डीप में नहीं है तो एक ही लाइन का, पर पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग स्टडी जरूर करेंगे। सबसे पहले आएगा वेजाइना। वेजाइना के बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज एन ओपनिंग फेसिंग द इन्वायरमेंट। इट इज अ ओपनिंग facing the environment। It is the opening facing the environment। ठीक है, उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? लेबिया मेजोरा एक तरीके से एक लॉन्ग इलोंगेटेड लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से वेजाइना को क्या करते हैं, बाहर की तरफ से कवर अप करके रखते हैं। एंड ऑन द लेबिया मेजोरा हेयर्स आर प्रेजेंट। लेबिया मेजोरा कैसे लिखूंगी? टू का मतलब क्या होता है, एक वेजाइनल ओपनिंग के राइट में होगा, एक वेजाइनल ओपनिंग के लेफ्ट में होगा। तो टू लॉन्ग इलोंगेटेड lip like structures इसको हटा दो स्टूडेंट्स। ठीक है, टू लॉन्ग इलोंगेटेड लिप लाइक स्ट्रक्चर having hairs। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा।
लेबिया माइनोरा का मतलब क्या होता है? फोल्ड ऑफ स्किन। स्किन के क्या होते हैं? ऐसे फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के बिल्कुल इनर साइड पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो फोल्ड ऑफ स्किन क्रिएटेड इनर टू लेबिया मेजोरा, ठीक है, क्रिएटेड इनर टू लेबिया मेजोरा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद होती है हाइमन। हाइमन एक तरीके से एक सॉफ्ट टिश्यू की लेयर है, एक सॉफ्ट टिश्यू की लेयर है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर अप करके रखती है, ठीक है। हाइमन की ब्रेकिंग कब होती है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन आजकल के कॉन्सेप्ट क्या बदल गए हैं। जैसे इट इज नॉट असेंशियल कि ड्यूरिंग वेरी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हाइमन क्या होती है? ब्रेक होती है। हाइमन की ब्रेकिंग बहुत अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है कि द गर्ल्स हु आर वेरी मच प्रोन टू साइकिलिंग, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने पर, या लोड पड़ने पर, या बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग करने पर हाइमन का ब्रेकेज देखा गया है, ठीक है। और हाइमन क्या होती है? जैसे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है कंपोज्ड ऑफ ब्लड, मतलब एक ब्लड की मान लो एक पतली सी एक लेयर है जिसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको लिखते हैं, हाइमन क्या है? अ सॉफ्ट टिश्यू लेयर nourished with blood covering vaginal opening ठीक है स्टूडेंट्स। शुड आई रब दिस? ठीक है, कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग, ब्रेक्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और मे बी ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब कौन सा पॉइंट आता है? अब आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस कौन सा पॉइंट है? वेजाइना के ऊपर सबसे जो ये टिप का पॉइंट होता है, इसको आप क्लिटोरिस कहते हो। ये भी आप कह सकते हो कि बिल्कुल एक स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन है, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या कहोगे आप? क्लिटोरिस टिप पॉइंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ स्मॉल fold of skin. It is a small fold of skin present at the tip of vaginal opening. ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो यहाँ पर जाके क्या होता है, आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? पूरी तरीके से कवर अप होता है। अब बात किसकी आती है? जैसे हम लोगों ने मेल्स की बॉडी में पढ़ा था कि टेस्टिस मेल गैमीट को बना रहे हैं, फीमेल की बॉडी में ओवरीज,
जैसे अगर आप एक टेस्टिस या एक ओवरी की बात करो तो एक टेस्टिस मतलब TES वाला मेल गैमीट बनाता है और एक ओवरी क्या बनाती है, एक ओवा बनाती है। ठीक है, तो बनाने का मतलब क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो गैमीट का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। सिमिलरली यही बात फीमेल्स पे भी एप्लीकेबल होती है। तो हमारा जो सिस्टम वाला पार्ट है वो यहाँ पर आके खत्म होता है। हमारा जो चैप्टर था वो क्या था, बहुत सारे वेरियस सब पॉइंट्स में डिवाइडेड था कि पहले सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे, गैमीटोजेनेसिस होगा, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, मेल गैमीट में गैमीटोजेनेसिस हो गया, फीमेल की बॉडी में गैमीटोजेनेसिस हो गया। मेल की बॉडी में गैमीटोजेनेसिस मतलब मेल गैमीट का बनना, मेल गैमीट का बनना मतलब स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल की बॉडी में ओवा बनना मतलब oogenesis होना। तो गैमीटोजेनेसिस एक कलेक्टिवली टर्म है, फॉर मेल इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर फीमेल इट इज oogenesis। ठीक है, अब क्या है कि गैमीटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, जैसे गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, मेल की बॉडी में स्पर्म बन गया, फीमेल की बॉडी में ओवा बन गया, अब होगा ट्रांसफर। अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू दी ओवा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू दी ओवा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्टेप्स कैसे चलेंगे, पहले सिस्टम पढ़ लिया, फिर गैमीटोजेनेसिस, फिर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन के बाद क्या रिजल्ट आएगा, फ्यूजन के बाद क्या रिजल्ट आएगा, जायगोट बनेगा। फिर जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड फाइनली एम्ब्रियोजेनेसिस जब न्यूबॉर्न बेबी बन चुका है तो पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी का टाइम। तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कवर अप कर लिया था सिस्टम्स वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस कि कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शुड आई रब दिस, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल की बॉडी में मेल गैमीट, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा पहले बताओ मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। ठीक है, और फीमेल गैमीट क्या है, ओवा है। मेल गैमीट स्पर्म है और फीमेल गैमीट क्या है, ओवा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज oogenesis। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, शुड आई रब दिस। अब कहां बनेगा स्पर्म और ओवा, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस। ठीक है, तो अगर अपन एक की बात करें तो मेल की बॉडी में क्या है, टेस्टिस, फीमेल की बॉडी में ओवरी,
पेयर्ड हो जाएंगी तो टीईएस आ जाएगा, और पेयर्ड होंगी तो ओवरीज आ जाएंगी। ठीक है, टेस्टिस क्या फॉर्म कर रहा है? टेस्टिस स्पर्म फॉर्म कर रहा है, और ओवरी क्या फॉर्म कर रहा है? ओवा। अब हमें पढ़ना है, चलो देखो हम लोगों ने ये भी बात समझी कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है। भाई टेस्टिस के अंदर आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ा था ना, टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स मतलब यही चीज रिवाइज होगी वापस से। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, हर टिब्यूल की लाइनिंग होती है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, बाहर की लेडिक सेल। तो उस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर, उस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो मेल जर्म सेल होते हैं, जो मेल जर्म सेल होते हैं वो मियोसिस अंडरगॉन करके स्पर्म्स बनाते हैं। पर ये काम डायरेक्टली नहीं हो जाता कि मेल जर्म सेल उठाया, रिडक्शनल डिवीजन किया, मियोसिस के और स्पर्म बन के, नए, इनके बीच में भी इंटरमीडिएट स्टेप्स क्रिएट होते हैं। मतलब स्पर्म बनने से पहले भी उसके कुछ मॉडिफिकेशंस फॉर्म क्रिएट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले काम करो आप लोग। अच्छा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, तो हम लोग एक एक स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन डेफिनेशन लिखें, एक डेफिनेशन जरूर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बहुत सारे बनते हैं, कभी भी एक नंबर में नहीं बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय टेस्टिस, और oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा बाय ओवरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स मैं आपको मिस करवा रही हूं, पहले वो मैं टॉपिक स्टार्ट कर लेती हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इतना लिख लिया है, नो डाउट। आप एक मतलब ब्रैकेट बना लो और एक छोटा सा एक मतलब एक पेज में एक ब्रैकेट बना लो इसके नीचे, और एक्स्ट्रा लिख दो। हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद मेमोरी ग्लैंड्स थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा रिदम में चलने के लिए हम लोग ये टॉपिक पहले पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स विच आर वेरी मच डेवलप्ड एंड इनलार्ज एक्सक्लूसिवली इन फीमेल्स। कहने का क्या मतलब है कि मेमोरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मतलब हमारी बॉडी में अगर मेमोरी वर्ड आया है, MEMORY नहीं, MAMM, मेमोरी ग्लैंड्स, तो वो ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो चेस्ट एरिया में होते हैं, काफ़ी इनलार्ज्ड होते हैं, जिन्हें अदर वे में ब्रेस्ट भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं फॉर द प्रोडक्शन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मेनली फीमेल्स में मिल्क का सिक्रीशन कब होता है? आफ्टर द पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको सिग्नल मिलता है, उनको हार्मोनल सिग्नल मिलता है, और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर एक हार्मोन बनता है या रिलीज होता है या स्टिमुलेट करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है जो कि मिल्क को क्या करता है? फीमेल की बॉडी से बाहर निकालता है टू फीड हर बेबी। क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चा 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, दैट मीन्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल 6 महीने तक होता है। वेरी करता है फीमेल्स की बॉडी में, कि किन्हीं की फीमेल्स की बॉडी में 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट मिल्क आता है, किन्हीं के 8 महीने तक, किन्हीं के 1 साल तक, किन्हीं के कभी कभार 1.5 साल तक भी हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब तक रोल में रहेगा तब तक मिल्क इजेक्ट होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग।
मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या हैं? देखो, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं they are the enlarged structures, they are the enlarged structures present exclusively in females, मतलब फीमेल्स की बॉडी के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कैसे कह सकते हैं हम लोग? देखो, meant for production of milk, meant for production of milk, they are, ये फ्रंट से दिखेंगे, they are seen from front and present in chest or thorax area। ठीक है स्टूडेंट्स, should I rub this portion students? Should I rub it? अब देखो, मेमोरी ग्लैंड्स को अगर आप अदर टर्म्स में बोलो तो ब्रेस्ट कहलाएगा। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप कुछ ऐसे होती है। ठीक है, दिस इज द चेस्ट वॉल, दिस इज द, भाई जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो ब्रेस्ट एरिया है फीमेल्स का, उनमें कोई इस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट और थोड़ा बहुत मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज कंपोज्ड ऑफ glandular tissue and fat, glandular tissue and fat, nipple। ये क्या है? जो पॉइंट है ब्रेस्ट का, जो जहां से जो बेबी है वो मदर का मिल्क सक करता है, जहां से मदर को स्टिमुलेशन मिलता है, जहां से मिल्क इजेक्ट होगा, वो एक ओपनिंग होती है ब्रेस्ट की, जिसे आप निपल कहते हो। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। breast is composed of glandular tissue and fat, breast is composed of glandular tissue and fat, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। अब इस ब्रेस्ट के अंदर होता क्या है? ऐसा क्या चीजें हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं? देखो, एक तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टिंग लिंक बताएंगे, तो इस लिंक में ही पढ़ते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? मेमोरी लोब्स होते हैं। ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? मेमोरी लोब्स होते हैं। जैसे ब्रेस्ट है, ठीक है, तो इस ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब्स के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं।
छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एल्वियोलाई। हर एल्वियोलाई में एक ट्यूब निकली हुई रहती है जिसे मेमोरी ट्यूब कहते हैं या मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये सारे एल्वियोलाई के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो कंबाइन होकर एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टी रिलेटेड टू लैक्टोज, लैक्टोज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। और ये डक्ट फाइनली किस ओपन हो जाती है? आपकी निपल के टुवर्ड्स हो जाती है। तो जो भी मिल्क आएगा वो टुवर्ड्स निपल प्रोड्यूस होगा। जब बच्चा निपल को सक करेगा तो सेंसेशन होंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करेगा और मिल्क को क्या कर देगा? उस डक्ट से इजेक्ट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। अगर अपन इसके यहां लिख देती हूं मैं, शुड आई रब दिस पोर्शन? ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। अगर आप इसके कंपोजिशन के बारे में बात करो, कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो हैविंग मेमोरी lobes, inside memory lobes cluster of cells are present called alveoli. एल्वियोलाई ओपन्स। हर एक एल्वियोलाई किसमें खुलता है? एक डक्ट या ट्यूब लेग स्ट्रक्चर में, जिसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स या मेमोरी डक्ट्स भी कहते हैं। तो एल्वियोलाई ओपन्स इनटू ट्यूब लेग स्ट्रक्चर called as memory tubules और ducts, ठीक है स्टूडेंट्स। शुड आई रब दिस? अब जैसे ये आपकी एल्वियोलाई है, ठीक है। अभी एल्वियोलाई हर कोई डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एल्वियोलाई डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एल्वियोलाई डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी डक्ट क्या करती है? कॉमन डक्ट बना लेती है जिसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं all the ducts of alveoli opens into a common duct called as lactiferous duct. अब ये डक्ट कहां जाएगी? दिस डक्ट मूव टूवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज निपल, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे करेंगे? This duct opens into the breast pore कह सकते हो, ठीक है। breast pore called nipple
ठीक है। ये निप्पल एक ऐसा पॉइंट है ब्रेस्ट में जहां से चाइल्ड क्या करता है, मिल्क को सक करता है, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट चाइल्ड suck milk from mother, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट चाइल्ड सक मिल्क फ्रॉम मदर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मिल्क इजेक्ट बाय अ हार्मोन कॉल्ड एज oxytocin, that is milk ejection hormone, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। अब ये हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट कहां से आता है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था ना, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन्स भेजता है पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, मिडल लोब, पोस्टीरियर लोब हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो उसी तरीके से जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है या डिलीवरी का टाइम आता है, तो डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली जो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मतलब लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनको सिग्नल मिलता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मिल्क प्रोड्यूस करता है उसको क्या कर देता है, इजेक्शन में मदद करता है। क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन का काम तो प्रोलैक्टिन भी कर सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन नहीं करना, उसको बाहर भी निकालना है, इजेक्ट भी करना है, तो उसका काम कौन करेगा, आपके ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मिल्क इजेक्ट बाय अ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन, दैट इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।